हेलो फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको पढ़ लीजिए। अब आज के लेक्चर में हम लोग इस वीडियो में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए एक प्रश्न आपका दिया गया है आपका एक्सरसाइज में, मतलब लास्ट चैप्टर के लास्ट में, और कुछ क्वेश्चन जो है आपका बीच बीच में भी दिया गया है। तो बीच बीच वाला जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है आपका चैप्टर के लास्ट में उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे, देखिए पहला पेज पे ये सारा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं, मानसून क्या है या कैसे बनता है, जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को हम आपको खूब अच्छा से पढ़ा दिए हैं, जाके पहले उसको देख लीजिएगा ना, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब इसको बनाएगा तो आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं। विविध का मतलब होता है अलग, विविध का मतलब क्या होता है अलग। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा कह रहा है जो कौन कौन सा तत्व है जो भारतीय जलवायु को अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है, विविध बनाता है। तो उत्तर इसका आप लिखिएगा, भारतीय जलवायु को विविध बनाने वाले प्रमुख तत्व हैं जैसे अक्षांश। अक्षांश मतलब वो कहां पर है, ठीक है। अक्षांश मतलब आपको पहले बता चुके हैं, ये भूमध्य रेखा से वो किधर है, ऊंचाई कितना है, समुद्र से निकटता कितना है, समुद्र से नजदीक है कि दूर है, उसके बाद वहां का जो मानसूनी पौने है वहां पर है कि नहीं है। तो ये सारा चीज जो है याद रखिएगा, इसी पे निर्भर करेगा भारत का जलवायु या किसी भी क्षेत्र का जो जलवायु होता है, इन्हीं चारों चीज पर निर्भर करता है। तो अगर आप चाहते हैं इस नोट्स को डाउनलोड करना तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा नोट्स मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का मटेरियल तैयार हो गया है, और बहुत जल्द क्लास 9 का भी तैयार किया जाएगा मटेरियल, क्योंकि 9 का भी नया बुक आ चुका है। अगला प्रश्न है मानसून क्या है या कैसे बनता है। तो देखिए मानसून आपको बता दिए, मानसून जो है ना, याद रखिएगा, इसमें ऐसा हवा होता है जिससे बारिश होता है। तो मानसून ऐसी मौसमी पौने है, हवा है जो वर्षा कराती है। क्या कराती है? वर्षा कराती है। वर्षा कैसे होती है? तो देखिए ये मानसूनी हवा कैसे आती है, गर्मी में भूमि जल्दी गर्म हो जाती है जिससे कम वायु दाब बनता है। तो गर्मी के दिन में भूमि जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है। याद रखिएगा, भूमि जो है जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। और जबकि पानी का बात करेंगे, समुद्री जल का बात करेंगे, तो आराम से ठंडा होगा, मतलब लेट से ठंडा होगा और लेट से गर्म होगा। तो भूमि जल्दी गर्म हो गई, जिसके कारण वहां पे वायु दाब कम बना। भूमि गर्म हो गया तो हवा गर्म हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगा तो जो प्रेशर होगा वहां का, वायु दाब होगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो वहां का हवा किधर चल जाएगा? समुद्र में चल जाएगा, और समुद्र से जो ठंडा हवा है इधर आ जाएगा, जिसके कारण समुद्र से नमी वाले हवाएं भूमि की ओर आती है और वर्षा कराती है। यही मानसून कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? मानसून बोलेंगे। तो सिंपल में अगर लिखना हो तो मानसून क्या है तो लिख दीजिएगा, मानसून ऐसी मौसमी पौने हैं जिससे वर्षा होती है। हो गया। अब लिखना है ये कैसे बनती है, ये वाला चीज आप यहां से लेके यहां तक लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बता चुके हैं आपको, जलवायु का भैया समाज पे भी असर पड़ता है, संस्कृति पे भी असर पड़ता है, और जो हम लोगों का स्थिति है उस पे भी असर पड़ता है। जैसे जलवायु पर समाज का क्या निर्भर है, जैसे खेती हो गया, फसल हो गया, ये सब जलवायु पर निर्भर करता है भैया। बारिश होगा तो खेती होगा, बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगा, फसल अच्छा नहीं हो पाएगा। हम लोग का जो भोजन है, पहनावा है, वो जलवायु के अनुसार बदलता है। ठंडा के दिन में देखिए कुछ अलग चीज लोग खाते हैं, गर्मी के दिन में कुछ अलग हम लोग खाते हैं, कपड़ा भी अलग अलग पहनते हैं। गर्मी में देखिए अलग कपड़ा पहनते हैं, ठंडा में देखिए ऊनी कपड़ा पहनते हैं। कई त्योहार ऋतुओं से जुड़े होते हैं, बहुत सारा जो त्योहार होता है वो हमारा जलवायु से जुड़ा होता है। जैसे बरसात के दिन में देखिए अलग त्योहार है ना, ठंडा में अलग त्योहार है। व्यापार और लोगों की आजीविका भी जलवायु से प्रभावित होती है। व्यापार भी हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, इससे प्रभावित हो जाता है। अब देखिए बारिश का दिन आ जाएगा भाई, बाढ़ आ जाएगा तो आदमी दुकान नहीं खोल पाएगा, साग सब्जी नहीं बेच पाएगा,
कोई काम आपका अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो व्यापार पे भी असर पड़ता है। अगला है, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए कैसे तैयार करती है। जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए कैसे तैयार करती है, मतलब जलवायु को अगर आप समझ जाएगा तो प्राकृतिक आपदा के लिए आप तैयार हो जाएगा। देखिए, अब गांव में जाएगा ना तो सब लोग जो है बहुत होशियार होता है, वो देख लेता है कि कब बारिश होगा कब बारिश नहीं होगा। हवा के रुख को देखकर, बादल को देखकर वो लोग समझ लेता है कि बारिश होगा और बारिश नहीं होगा, उसका अनुसार अपना सारा काम कर लेता है। तो जलवायु की जानकारी से हम बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसे आपदाओं का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। बारिश के दिन में देखिए ना, बाढ़ आने का समस्या रहेगा, बारिश नहीं हुआ तो भैया सूखा आएगा, तो उसका हम तैयारी कर लेंगे। जब भाई सूखा आएगा तो फसल हम कहाँ से लाएंगे, खाने पीने का व्यवस्था कैसे करेंगे। चक्रवात आएगा, वो लोग समझ जाता है, जो समुद्री मछुआरे होते हैं या समुद्र के आसपास वाले लोग चक्रवात को समझ जाते हैं कब आएगा। पहाड़ी क्षेत्र वाले भूस्खलन को जान लेते भैया, ये बारिश के दिन में मिट्टी ज्यादा खसकेगा पहाड़ वाला और पूरा रोड को जाम कर देगा, जान माल का हानि हो सकता है। तो जलवायु की जानकारी से हमें बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसे आपदाओं का पहले से अनुमान होता है। इससे लोग और सरकार समय रहते तैयारी कर सकते हैं और नुकसान कम किया जा सकता है। तो अगर जलवायु को आपके पास समझ होगा तो प्राकृतिक आपदा से आप, ठीक है, बहुत हद तक बच सकते हैं और जान माल का नुकसान को कम कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके क्या परिणाम है। तो आपको बता दिए, जो समय के साथ जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण हम लोग खुद है, प्रदूषण है, पेड़ पौधा को काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो इसका घातक परिणाम हो सकता है, बाढ़े आता रह जाएगा, खूब बारिश होगा, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, बर्फ सब पिघलने लगेगा, समुद्र का जो पानी है बढ़ जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ है लंबे समय में जलवायु का बदलना। तो एक लंबे समय में जलवायु अगर बदलता है हम लोगों के कारण, मानव के कारण, तो उसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। अब देखिए इसका परिणाम क्या है, तापमान बढ़ जाएगा, अनियमित बारिश होगा, कभी खूब बारिश होगा, कभी बारिश होबे नहीं करेगा, कभी लगातार बारिश से होते रह जाएगा, बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ जाएंगी, ग्लेशियर जो है, बर्फ जो है वो पिघलने लगेगा, समुद्र का जलस्तर जो है बढ़ जाएगा, खेती और जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब पेज नंबर 47 पे जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आपके प्रिय ऋतु कौन सी है, अपने कारणों सहित इस पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो आपका प्रिय ऋतु कौन सा है ना, तो बसंत है कि शरद ऋतु है कि वर्षा ऋतु है, इसके बारे में आपको खुद से लिख लेना है। तो हम अपने से एक उदाहरण बना दिए हैं। मेरी प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है, इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है, किसानों की फसल अच्छी होती है, इसलिए मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक पसंद है। अगर आपका कोई ऋतु पसंद है, शरद हो गया या बसंत हो गया, तो उसके बारे में अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, पेज उसी पे है, 47 वाला पे। क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़ी विशेष घटनाओं का पता लगाने के लिए 3 या 4 विद्यार्थियों का समूह पर चर्चा कीजिए। इनसे संबंधित गीत, उत्सव से संबंधित भोजन, विभिन्न ऋतुओं में संबंधित प्रचलित प्रथाएं आदि को लिखिए और कक्षा के साथ साझा कीजिए। देखिए, ऋतु के अनुसार जो है ना, बहुत सारा गांव में देखिएगा अलग अलग गीत होता है, अलग अलग पर्व त्योहार मनाया जाता है ना, तो उससे जुड़ा आपको बताना है जो आपके क्षेत्र में किस तरह का उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़े विशेष उत्सव है, जैसे गर्मी का अगर ऋतु आता है तो आम लीची का मौसम हो जाता है, खूब लोग आम खाते हैं। वर्षा आता है तो हर एक तरफ हरियाली हो जाता है, धान का खेती खूब धूमधाम से होता है। शरद आता है तो उसमें दुर्गा पूजा होता है। शीत आता है तो शीत में याद है आपको, खिचड़ी हम लोग खाते हैं। मकर संक्रांति मनाते हैं, लिट्टी चोखा खूब खाते हैं, खूब लोग तिलकुट खाते हैं। बसंत आता है तो बसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पूर्व अपना रंग बदलते हैं। क्या ऐसे वृक्ष हैं जो इस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं, आपके विचार में ऐसा क्यों होता है। इन वृक्षों के स्थानीय नामों का पता लगाइए और उनके विषय में लिखिए। अगर पेड़ पौधा को आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें बदलाव आते रहता है। एक मौसम आएगा पत्ता वो गिरा देगा, एक भी पत्ता नहीं रहेगा। एक मौसम आएगा धीरे धीरे उसमें नया पत्ता आने लगता है।
समझ रहे हैं? एक मौसम आएगा जब देखिएगा बरसात खूब हरा भरा हो जाता है, घना हो जाता है। तो नीम, पीपल, शीशम, सौगान आदि कई पेड़ शीत ऋतु से पहले अपने पत्ते को क्या करते, गिरा देते। पौधा अपना पत्ता को गिरा देता है ताकि जब गर्मी आएगा तो पानी को बचा सके। कई पत्ता से ही पानी निकलता है, इससे वे पानी की बचत करते हैं और नई पत्तियों के लिए तैयार होते हैं। कई पत्ता तो अब बूढ़ा हो गया, अब वो रहेगा तो पानी भी निकलेगा, फिर नया पत्ता भी बनाना है तो पुराना पत्ता को क्या करता है, झाड़ देता है, फिर नया पत्ता आने लगता है। अब हम लोग 60 पे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उदग मंडलम ऊटी एक कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित है। दो शहर है, एक ऊटी और एक कोयम्बटूर, दोनों का अक्षांश जो है सेम है, मतलब पृथ्वी पर वो एक ही रेखा पर है। ऊटी में गर्मी का तापमान 10-25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ऊटी में भैया ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है, मौसम मस्त है एकदम। जबकि कोयम्बटूर में बात करेंगे भैया तो यहाँ पे गर्मी है, 25 से 38 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। अभी दो स्थानों पर तापमान में यह अंतर क्यों है? दोनों जब एक ही अक्षांश पर है तो दोनों में ये बदलाव क्यों हो रहा है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जो गर्मी होता है, जो मौसम होता है वो निर्भर करता है बहुत सारी चीजों पर, ऊंचाई पर निर्भर करता है, पहाड़ी इलाका है कि नहीं है उस पर निर्भर करता है, समुद्र के आसपास है कि नहीं उस पर निर्भर करता है, केवल अक्षांश से नहीं होगा। ऊटी जो है एक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थान है। ऊटी जो है ऊंचा पर है, मतलब पर्वत पर है तो ऊंचा होगा ही, जबकि जो कोयम्बटूर है आपका उसका ऊंचाई उतना नहीं है, ठीक है। और ऊंचाई जिसका होगा उसका तापमान कम होगा, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो ऊटी जो है आपका पर्वत पे है, पहाड़ पे है, तो वहां का तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए ऊटी का तापमान जो है कम है, किसके तुलना में, कोयम्बटूर के तुलना में। अब हम लोग पेज नंबर 62 पे जो क्वेश्चन दिया है उसको करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है चित्र 3.15 को देखिए, आपदा के प्रकार को पहचानिए। देखिए फोटो दिया है 3.15 पे और उसमें बहुत सारा आपदा आपको दिया गया है, वहां पे पहचानना है। और लोग, पेड़ पौधे, जानवर और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आपको ऊपर ये क्वेश्चन भी करा चुके, उसी को लिख देना है। तो देखिए उस फोटो में देखिएगा ना तो बहुत सारा घटना हुआ होगा, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, दावानल हो गया। दावानल मतलब बता दिए जंगल में जो आग लगता है, ये सब आपदा है। तो चित्रों में चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और दावानल जैसे आपदाएं दिखाई गई है। इन आपदाओं से लोगों की मृत्यु या चोट हो सकती है, जान माल का हानि हो सकता है, घर नष्ट हो सकता है, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, जंगल और फसल का नुकसान हो सकता है, जानवर घायल हो सकते हैं, उनका मृत्यु हो सकता है, ठीक है, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकता है, सड़क, पुल, बिजली, भवन और कृषि का नुकसान पहुंच सकता है। आप खुद देखिए, जब बाढ़ आता है, चक्रवात आता है भाई, ठीक है, भूस्खलन आता है या दावानल आता है, मतलब जंगल में आग लग गया, तो कौन सा हानि होता है, जान माल का हानि होता है, ठीक है, जो मानव है, ठीक है, जो जानवर है उनका मृत्यु हो सकता है, उनको चोट लग सकता है, जो पुल उल बना है, रोड रोड बना है वो खराब हो सकता है, जो भवन है उसको नुकसान पहुंच सकता है, जो फसल है वो खराब हो सकता है। ये सारा चीज आपको लिख देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 4 या 5 के समूह में ऊपर वर्णित प्रत्येक आपदा में प्राकृतिक और मानवीय कारणों को पहचान कीजिए, अपने निष्कर्ष की तुलना कीजिए। तो ऊपर वाला जो भी हम लोग आपदा देखे हैं, तो अब आपदा का दो कारण हो सकता है, एक जिसके लिए हम लोग जिम्मेदार है, दूसरा प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है। तो देखिए प्राकृतिक और मानवीय कारण कौन कौन से, पहले देखिए प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या है भैया, अधिक बारिश हो जाए, खूब बारिश हो जाए, भूकंप आ जाए। अब भूकंप हम लोग के हाथ में नहीं ना है, तेज हवा हम लोग के हाथ में नहीं है, तेज हवा आने लगे, चक्रवात जाए, ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो खूब अधिक बारिश हो रहा है या भूकंप आ गया, तेज हवा आ गया, चक्रवात आ गया, तो ये सब जो आपका आपदा है ये प्राकृतिक आपदा है, इसका कारण क्या है, प्रकृति है। लेकिन कुछ जो है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार है। जैसे ये जो आपदा आ रहा है, तो जंगलों के अगर आप कटाई कर रहे हैं, प्रदूषण खूब बढ़ा रहे हैं, नदी को छोटा कर रहे हैं, नदी का पूरा जो जमीन वमीन है हम लोग क्या करते हैं ना, घर बना लेते हैं, अवैध निर्माण कर लेते हैं। और आजकल देखिए ना जितना भी नदी है वो नाला के बराबर हो गया है, कहीं सब लोग क्या कर रहा है, छेक रहा है, खरीद रहा है, दलाल सब उसको बेच रहा है, पूरा लोग पूरा मिल के उस सबको क्या कर रहा है, पूरा लोग उसको बेच रहा है, जिसके कारण नदी जो है नाला बन जा रहा है। ये सब जो कारण है उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका बहुत सारा आपदा आता है।
प्रश्न है, इन्हीं समूहों में उन उपायों पर भी चर्चा कीजिए जो उपर्युक्त आपदाओं से बचने के लिए सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपदा से आप कैसे बच सकते हैं उसके लिए उपाय आपको बताना है। तो आपदाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय सहायता कर सकते हैं। पूर्व चेतावनी और मौसम की जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। पहले से देखते हैं, आजकल जो है मोबाइल पर हम लोग को सूचना आ जाता है जब मौसम बिगड़ने वाला है, तूफान आने वाला है, तो हम लोग सचेत हो जाते हैं ना, सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, जो पशु वशु होता है उसको ठीक से बांध उन देते हैं। आपदा के समय सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। वनों की कटाई और अनियोजित निर्माण रोकना चाहिए। अगर वन कट जाएगा, ठीक है, तो हवा जो है बहुत तेजी से आपको लगेगा। पेड़ पौधा देखते हैं हवा को रोक लेता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जल जो है नाली से आसानी से निकल जाए। प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये उत्तर लिख लीजिएगा। अगला है आपका मिलान करने वाला, यहाँ पे आपको मिलान करना है। अब देखिए इसमें कैसे कीजिएगा, मिलाइएगा ध्यान से, थोड़ा जो कन्फर्म है पहले उसको मिला दीजिए। देखिए ऊंचाई आपका क्लियर है, ऊंचाई के कारण क्या होता है, तो ऊंचाई के कारण आपको बता चुके हैं, जितना ऊंचा रहेगा मौसम वहां पे ठंडा रहेगा, तो ऊंचाई का मिला दीजिए। ऊंचे स्थानों को ठंड रखता है। मानसूनी पवन क्या है, इसमें ठंडा हवा आता है समुद्र से, तो भारत में गर्मी के दौरान नमीयुक्त पवन को लाता है, ये मानसून हो गया। समुद्र से निकटता, समुद्र से अगर नजदीक है तो क्या होगा, ठीक है, तो समुद्र से अगर निकटता है उसके कारण जो है तापमान को प्रभावित करेगा, तापमान बदलेगा। अक्षांश, अक्षांश का मिला दीजिए ख से, उत्तर एवं दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनाता है। ठीक है, किसके कारण, अक्षांश के कारण। मिलान हो गया, इसे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। समुद्र के निकट स्थित स्थानों का तापमान समुद्र से दूर स्थित स्थानों की तुलना में कम क्यों होता है। भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले मानसूनी पवनों की क्या भूमिका है। चेन्नई पूरे वर्ष गर्म क्यों रहता है जबकि लेह ठंडा रहता है। इस सबका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया आपका मौसम और जलवायु में अंतर। तो किसी स्थान की किसी समय की वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। तो किसी जगह पर वायुमंडल का स्थिति क्या है उसको मौसम बोलेंगे। जबकि किसी स्थान के कई वर्षों के औसत मौसम का जो स्वरूप होता है उसको क्या बोलते हैं, जलवायु। तो किसी जगह पर किसी समय का बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। जबकि किसी जगह पर कई वर्षों का अगर मौसम को देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जलवायु बोलेंगे। अगला है, समुद्र के निकट स्थित स्थानों का तापमान समुद्र से दूर स्थित स्थानों की तुलना में कम क्यों रहता है। समुद्र के नजदीक अगर रहेगा तो ठंडा मौसम रहेगा, जैसे मुंबई देख लीजिए ना, कोलकाता में कुछ शहर देख लीजिए। और समुद्र से दूर होइएगा तो वहां पे क्या होगा, आपको गर्मी लगेगा। तो समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के पास तापमान अधिक नहीं बढ़ता है और नहीं बहुत कम होता है। अगर जल्दी अगर कोई चीज गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है तो खूब ठंडा पड़ेगा, खूब गर्मी पड़ेगा। लेकिन समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ का मौसम जो है न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है। ग में है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले मानसूनी पवनों की क्या भूमिका है। तो लिखिएगा, भारतीय जलवायु में मानसून की निम्नलिखित भूमिका है। यह वर्षा कराता है, यह खेती के लिए पानी देता है, यह जो है नदियों और जलाशयों को भरता है। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। ये सारा बिंदु आप लिख दीजिएगा। घ है, चेन्नई पूरे वर्ष गर्म क्यों रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबकि लेह ठंडा रहता है। देखिए चेन्नई समुद्र के पास है और कम ऊंचाई पर है, तो कम ऊंचाई पर है और क्या है, समुद्र के पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगा, कहीं ऊंचाई भी कम है, ठीक है। जबकि ले जो है बहुत ऊंचाई पर, आपको बोले ना ऊंचा अगर रहेगा तो ठंडा होगा, तो ले जो है बहुत ऊंचा है, इसलिए वहां पे क्या होता है, ठंडा रहता है। अगला है, इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए। लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी, इन शहरों की जलवायु को पहचानिए। मानचित्र को देखकर लेह का, चेन्नई का, दिल्ली का, पणजी और इस तरह का जो शहर है चारों, इसका आपको बताना है वहाँ का मौसम क्या है। क्या ये समुद्र के नजदीक में है, पर्वत वाले इलाका में है कि रेगिस्तानी इलाका में है, ठीक है। इसका कारण भी आपको लिखना है कि वहाँ का जलवायु कैसा है। तो देखिए लेह का बात करेंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र में है और यहाँ का जलवायु क्या है, ठंडा है, पर्वत होगा तो ऊंचाई होगा। चेन्नई का बात करेंगे तो इस समुद्र के आसपास है, तो यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है, ठीक है, तो गर्मी रहेगा और थोड़ा सा नमी रहेगा, गर्मी प्लस नमी, आर्द्र मतलब होता है नमी, याद रखिएगा।
अगला है दिल्ली। दिल्ली जो है मैदानी क्षेत्र है, इसलिए गर्मी अधिक है, सर्दी भी अधिक है। पणजी का बात करेंगे तो समुद्र के पास है, ठीक है। पणजी जो है समुद्र के पास है, इसलिए यहाँ पे जो मौसम होगा समशीतोष्ण मौसम है यहाँ पे, मतलब न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी, लेकिन समुद्र के पास है तो नमी जरूर होगा। हल्ला करेगा साहब, हल्ला मत करो। अगला है भारत के मानचित्र पर गर्मी और सर्दी के मानसून चक्र को प्रदर्शित कीजिए। गर्मी और सर्दियों में पवन कहाँ चलती है, इसके प्रतीक लगाइए। मानसून के दौरान पवनों की दिशा दिखाइए। तो ये एनसीईआरटी में आपका दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो मैप बना लीजिए इंडिया का, एक इधर एक इधर। ये जो दिशा है ये आपका समुद्र से, ठीक है, जो पवन है वो जा रहा है, मतलब मानसून जा रहा है, और ये दिशा आपका समुद्र वापस हो रहा है, मतलब और ये आपका दिशा है जहाँ पे जो मानसून है वो वापस आ रहा है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, गर्मियों में पवनें समुद्र से अस्तर की ओर चलती हैं, समुद्र से ठंडा हवा जमीन पर चलता है गर्मी के दिन में, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। कौन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यह इस किस दिशा से निकलता है, दक्षिण पश्चिम से भारत में अंदर जाता है, ठीक है। फिर जब ठंडा आता है तो यह मानसून वापस होता है किस दिशा में, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व मानसून इसको बोलते हैं, क्योंकि यह उत्तर पूर्व से बाहर निकलता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को ग्रीष्म का मानसून कहते हैं, क्योंकि यह मानसून गर्मी में आता है, जब वापस लौटता है ठंडा में, तो इसीलिए इसको शीत का मानसून कहते हैं। इस तरह बना लीजिएगा। अगला है भारत में कृषि और मौसम से जुड़े त्योहार, जैसे बैसाखी, ओणम, ये सब खेत से जुड़ा हुआ पर्व त्योहार है। एक रंगीन पोस्टर बनाना है, तो फोटो आपको दिया है एनसीईआरटी में, उसका फोटो कॉपी करा लीजिएगा और चिपका लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप भारत में एक किसान है, आप भारत में एक किसान है मान लीजिए। बरसात के मौसम के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, इस बारे में डायरी में संक्षेप में लिखिए। यदि मैं किसान होता तो वर्षा ऋतु की तैयारी ऐसे करता, मैं खेत की अच्छी तरह जुताई करता, खूब अच्छा से खेत को जुताई कर लीजिए। बीज और खाद पहले से तैयार रखता, खेत में पानी निकासी की व्यवस्था करता और मौसम की जानकारी लेकर समय पर बुआई करता है। खेती जो होता है ना गाँव में, देखिएगा मौसम को देखते हुए होता है। अब धान का खेती अभी देखिए स्टार्ट है, तो अब बारिश होगा खूब, तो धान का खेती, धान का बिया लोग लगा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या दावानल की पहचान कीजिए और एक छोटा सा निबंध लिखिए। तो इसमें से आपको कोई भी एक पहचान कर लेना है, उसके बारे में आपको लिखना है, इसका प्रभाव बताना है, इसका कारण बताना है और सुझाव देना है जो इससे हम लोगों को, ठीक है, बचा सके, जान माल का कम हानि हो। तो बाढ़ लिख लीजिएगा, क्या कि बाढ़ हम लोग की तरफ खूब आता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह अधिक वर्षा या नदियों के उफान के कारण आती है। इससे लोगों के घर, फसलें और सड़कें नष्ट हो जाती है, जानमाल का हानि होता है, कई लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंचता है। अब बाढ़ से बचने का उपाय क्या है, समय पर चेतावनी का पालन कीजिए। अगर सरकार जारी करता है, सूचना देता है इस इलाके में नहीं जाना है, नदी वाले क्षेत्रों में नहीं जाना है, तो मत जाइए। सुरक्षित स्थान पर जाइए, ऊंचा स्थान पर जाइए। तो बाढ़ आएगा, ऊंचा स्थान पर रहेगा तब ना बचेगा। अधिक पेड़ लगाइए और भविष्य के लिए जब बाढ़ नहीं है पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ क्या करता है, बाढ़ को रोकता है, बाढ़ नहीं आने देता है। सरकार को मजबूत तटबंध, जो बांध होना चाहिए मजबूत होना चाहिए, और बाढ़ आ जाता है तो राहत व्यवस्था भी करनी चाहिए, जो लोगों को, ठीक है, गुजारा हो सके, खाना खा सके, उनको खाना मिल सके, रहने का सहूलियत मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो तीसरा पार्ट था आपका जलवायु वाला, भारत की जलवायु, उसके प्रश्न और उत्तर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।